नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं भाऊ तोरसेकर जी और ओंकार चौधरी जी। दोनों महानुभावों का बहुत-बहुत स्वागत। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकॉन भी अवश्य दबा लीजिए। तो मैं भाऊ से आरंभ करता हूँ। भाऊ, स्वागत है आपका एक बार पुनः जयपुर डायलॉग्स में। ये बताएं कि ये जो महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम चल रहा है, ये घटनाक्रम जो है ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है या महाराष्ट्र में अपने परिप्रेक्ष्य में हो रहा है या बीएमसी के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है? ये किस लिए बिल्कुल किया जा सही रहा है? बोला। मैंने तो उस पर मराठी में वीडियो भी बना दिया जी। कि देवेंद्र ने राज ठाकरे को आगे करके बीजेपी के हाथ में बिहार के चुनाव के लिए हथियार थमा दिया, क्योंकि बीएमसी का चुनाव होगा कब होगा उसका अभी गारंटी नहीं बीएमसी का, लेकिन बिहार का तो होने वाला है ना। और परसों मैंने वो वीडियो डाल दिया था और कल से वो ब्रजभूषण, निशिकांत दुबे वगैरह शुरू हो गए। अब हालत ऐसी है कि राज के साथ उद्धव, उद्धव के साथ कांग्रेस, कांग्रेस को बिहार में जवाब देना पड़ेगा ना। बिहारियों को मार मार कर भगाने वाले से हाथ उधर मिलाते हो। अब आप समझ लीजिए कि आज आज सुबह की बात है, राज ठाकरे ने अपने सब कार्यकर्ताओं को और नेताओं को फतवा निकाला है कि भाई यूटी पर अलायंस पर बात मत करो, उद्धव के साथ अलायंस नहीं हुई है। मराठी के आंदोलन के लिए हिंदी के विरोध में हम साथ मंच पर चढ़ गए, लेकिन इसका मतलब चुनाव के लिए हम साथ है ऐसा नहीं है। और इस पर खुद राज ठाकरे छोड़कर और कोई नेता बात नहीं करेगा। मतलब क्या है कि प्रकाश आंबेडकर और उद्धव ठाकरे की अलायंस हो गई थी, लेकिन लोकसभा विधानसभा दोनों चुनाव हो गया, अभी तक उसका सीट वोट का बंटवारा नहीं हुआ है। तो मतलब साफ है कि राज को ढंग से आगे किया गया, उद्धव को ट्रैप में खींचा गया, और आप उससे कैसा निकलना, ये उद्धव के लिए समस्या है, कांग्रेस के लिए समस्या है। आज तो आदित्य ठाकरे कुछ उल्टी बात ही बोल रहे थे। सुना कि आदित्य ठाकरे ने कहा कि नहीं हमको जो है ये संयम रखना चाहिए इत्यादि इत्यादि। क्या हुआ? उद्धव को भी पता चल गया क्या कि फंस गए? नहीं, उद्धव को हमेशा, उद्धव का मतलब समझो आप, उद्धव ये हिंदी फिल्म का पुलिस है। वो अच्छा। हमेशा मौका वारदात पर देर से आते। वो खुद को दुरुस्त करते बैठते हैं और बाद में बोलते कि देर से आए दुरुस्त आए। हम्म। तो उद्धव की बात यह है कि उस, देखो अभी अगर आप उस दिन के जो भाषण है, मैंने सुन रहा था, मैं दिल्ली में था लेकिन लगाकर सुन रहा था, राज ठाकरे ने जो चौखट थी मराठी हिंदी झगड़े की, उससे बाहर जाकर पॉलिटिकली एक सब्जेक्ट का भी उच्चार नहीं किया। उन्होंने किसी भी उस वर्ली डोम जो जगह थी, उस जगह पर, वेन्यू पर किसी भी पार्टी का झंडा तक नहीं था ना। ये दो लोग छोड़कर तीसरा कोई मंच पर था। तो उद्धव को यह समझना जरूरी था कि उस पर उन्हें उसका पूरा 99% भाषण एंटी बीजेपी है, एंटी मोदी है, एंटी अमित शाह है। मराठी मराठी के बारे में उद्धव बोला तक नहीं है, क्योंकि ये इसमें आके फंसेगा, ये मालूम था। अब मुझे एक बात आप मुझे बताइए, जी। आप बताइए, आप तो आईएएस रहे, आपने एडमिनिस्ट्रेशन में काम किया। जी। अब उद्धव ठाकरे 29 जून 2022 को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर हट गए। 30 जून 22 को एकनाथ शिंदे और देवेंद्र का शपथ विधि हो गया। उसको अब बिल्कुल 3 साल हो गए, और ये मामला जो उभरा है उसके बारे में हवा बनी।
हवा बनने तक देवेंद्र फडणवीस चुप बैठे और 7 दिन पहले बोलते हैं अरे ये तो पॉलिसी बनाई थी उद्धव ने। तो सवाल ये है कि उद्धव ने अगर पॉलिसी 3 साल पहले बनाई थी तो उसका जीआर 3 साल बाद में किसने निकाला है? देवेंद्र सरकार ने निकाला है ना। तो जीआर निकालने वाले देवेंद्र, विड्रॉ करने वाले देवेंद्र, तो ये जीआर निकाला क्यों अगर वापस लेना था? अब ये जीआर निकालने से पहले एक पॉडकास्ट के इंटरव्यू में राज ठाकरे बोलता है कि हाँ 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 दोनों भाई इकट्ठा हो सकते हैं महाराष्ट्र के हित में। ये बात थी अप्रैल की, जी। जीआर जून में। ये क्या, ये पूरा ट्रैप नहीं समझ रहे आप? और उद्धव तो आ गया और उद्धव ने उस दिन कमिट भी कर दिया अगर साथ आए तो साथ रहेंगे और बीजेपी और मोदी अमित शाह को वगैरह बाहर कर देंगे। लेकिन राज ठाकरे ने कहीं भी नहीं कहा कि हम चुनाव के लिए इकट्ठा हुए। और जो सारे के सारे मराठी पत्रकार मीडिया जोर जोर से नाच रहे थे पिछले 2 महीने से, सबसे ज्यादा भ्रमनिरास उनका हो गया क्योंकि राज कुछ कमिटी नहीं कर रहा है। मतलब साफ है, राज को आगे किया गया है, एक स्क्रिप्ट के तहत ये सब ड्रामा हुआ है। और ये छुटपुट मारने मारने की घटनाएं ये तो होती रहती, हर जगह होती रहती, कौन सी बड़ी बात है? तो एक एक सवाल कोई भी पत्रकार क्यों नहीं पूछ रहा है इनसे, देवेंद्र से या बीजेपी सरकार से, कि भाई आप अगर खुलासा कर रहे हो कि ये त्रिसूत्री भाषा की पॉलिसी अगर उद्धव ठाकरे के जमाने में हो गई थी तो 3 साल जीआर निकालने को किसने रोका था, या कैंसिल करने को, या पॉलिसी कैंसिल करने को किसने रोका था? बीच में एक पूरा चीफ मिनिस्टर आकर निकल गया 2.5 साल के लिए, यूटी का दूसरा चीफ मिनिस्टर आ गया, फिर भी जिस पॉलिसी पर अमल नहीं हो रहा था वो अचानक से कहां से आ गई भाई? तो ये असली खबर है। और ये असली खबर जिसको नहीं पता चलती उसको तो पहला मराठी पत्रकार बनाया जाता है, जर्नलिस्ट बनाया जाता है, मीडिया में लिया जाता है, क्योंकि उसको खबर क्या है उसका ही पता नहीं है। और मराठी 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 चिल्ला रहे थे। अब इनमें से ये कितने लोगों को मालूम है कि हिंदी की सख्ती करने के लिए 68 में बाला साहब ठाकरे ने डीएमके को झुकाया था? पूरे बॉलीवुड चुप बैठा था उस वक्त। बाला साहब ठाकरे ने दो कलिया नाम की फिल्म थी जो मद्रास में बनी, लेकिन बॉलीवुड के स्टार थे माला सिन्हा, विश्वजीत, ये कौन है आपका, रणवीर कपूर, उसकी माँ जो है नीतू सिंह, वो उसमें बाल कलाकार थी, उसका बेबी हाँ सोनिया नाम हाँ था। हाँ दो हाँ हाँ, कलिया नाम की फिल्म थी। जी। एक बहुत पॉपुलर सॉन्ग हुआ था, तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खफा याद है हो आपको? गई, हाँ। खता बख्श दो अगर खता हो गई। हाँ, खता बख्श दो अगर खता हो गई। हम्म, वो फिल्म जब मुंबई में रिलीज होने वाली थी, महाराष्ट्र में रिलीज होने वाली थी, तो उस वक्त तमिलनाडु में हिंदी फिल्मों का बहिष्कार किया गया था। तो बाला साहब ने पोजीशन ले ली कि अगर मुंबई में बनी हिंदी फिल्म अगर तमिलनाडु में प्रदर्शित नहीं होगी तो तमिलनाडु में बनी हिंदी फिल्म भी मुंबई में प्रदर्शित नहीं होगी। और वो जो एवी मैयप्पन नाम के प्रोड्यूसर थे वो दौड़ते दौड़ते तीसरे दिन मातोश्री पर आ गए थे और उन्होंने बोल दिया कि ठीक है वो वहां रिलीज होने की बात मैं कर देता हूं। तो बोले पहले वो करो बाद में ये रिलीज होगी। ये आज जिनको पता तक नहीं वो महाराष्ट्र में मराठी मीडिया के संपादक बने बैठे, हिंदी के भी संपादक बने बैठे।
तो हिंदी फिल्म की सक्ती करने वाला इंसान मराठी मानुष था और पूरा बॉलीवुड चुप बैठा था। उस वक्त बाला साहब ने द्रविड़ियों पर हिंदी की सख्ती की थी। अब इसका पता उद्धव को भी नहीं है। और शायद राज ठाकरे तो उस वक्त पालने में वगैरह हो गए, बच्चे हो गए, 68 की बात कर रहा हूं। तो कहने का मतलब ये है कि ये मामला उतना गंभीर नहीं है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था। और ऐसी बात होती है ना, जब ऐसे झगड़े पैदा होते तो केडिया वगैरह जो है, ऐसे पागल लोग बीच में कारण ना होते घुस जाते और मार खाते। गेम तो पॉलिटिकल है ना, उसमें कुछ तो कोलेटरल डैमेज हो जाता है। और देखो, ये होने के बाद इमीडिएटली निशिकांत दुबे बाहर निकले, ब्रजभूषण बाहर निकले। ये क्या है? तो आपको ट्रैप समझ में आना चाहिए ना। आज मैं ये देख रहा था कि टीवी पे न्यूज़ 24 पे प्रदीप भंडारी तेजस्वी यादव और उद्धव ठाकरे की साथ साथ जो पिक्चर्स हैं वो दिखा रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल ओढ़ना था। अब ये ये सब होने के बाद उद्धव का दिमाग ठिकाने आ गया, क्योंकि उनका जो विजयी मेला था उसके बाद स्टालिन का उनको फोन आ गया कि हम आपको सपोर्ट करते हैं। तो उद्धव बोला नहीं नहीं, आपका हम हिंदी विरोधी नहीं है। ये इमीडिएटली स्टालिन को किसने बोला है? उद्धव ने बोला है, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि मैं ट्रैप में फंसा हूं। ये बात एक आप उद्धव की मनस्थिति समझ लो, साइकोलॉजी समझ लो। ये चीफ मिनिस्टरशिप जाने के बाद बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए और उतावले हो गए। आपको अब ये मामला चल रहा है तो दूसरी साइड भी बता दूं। 3 साल पहले इनकी चीफ मिनिस्टरशिप गई, उसके बाद इन्होंने प्रकाश अंबेडकर के साथ अलायंस बनाई थी, आपको याद होगी। वंचित बहुजन आघाड़ी और शिवसेना की शिवशक्ति भीमशक्ति आघाड़ी हो गई थी। लेकिन कांग्रेस और एनसीपी प्रकाश को साथ लेने को राजी नहीं थे। तो इन और 2 चुनाव हो गए, लोकसभा विधानसभा हो गया, प्रकाश अंबेडकर कब आया महायुति में, महाविकास आघाड़ी में। लेकिन उद्धव को जल्दबाजी है, उसको मालूम है कि अभी उनकी पार्टी जो यूबीटी है वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। तो जो कोई दिखाई देता है तो उसको पकड़ कर बोलता है चलो इसको साथ लेकर चलता हो, अपने पैरों से तो चलना मुश्किल है। तो ढूंढते रहते, कोई तो बोले कि आजा मेरे गाड़ी में बैठ जा। इसके इसके लिए ताकते रहते हैं उद्धव ठाकरे। तो सामने ये आ गया, भाग गए। ओंकार जी के पास चलते हैं। ओंकार जी, पिछले 2 दिन में संजय राउत, आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे तीनों ने ये स्टेटमेंट अलग अलग इशू किए हैं कि उनको हिंदी से कोई विरोध नहीं है। और पृथ्वीराज चौहान ने एक स्टेटमेंट इशू किया है। वो कहते हैं कि साहब की हिंदी को थोपना जो है वो सही नहीं है। नहीं, आई एग्री, हिंदी इज फाइन। कह रहे हैं कि 3 लैंग्वेज को थोपना ठीक नहीं है, हिंदी इज फाइन, हिंदी अच्छी है, लेकिन उसको पहली कक्षा से कंपलसरी नहीं करना चाहिए। तो अब इस सबको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? भाऊ ने तो कह दिया ये तो बिहार इलेक्शन। मेरे पास 2-3 सवाल हैं और उनके उत्तर भाऊ ही दे सकते हैं। पहला ये है कि जब तक अमित शाह पुणे में लैंड नहीं कर गए और उनकी देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात नहीं हो गई, देवेंद्र फडणवीस इस पूरे मारपीट प्रकरण पर चुप्पी क्यों साधे हुए थे? और अमित शाह से मुलाकात के अगले दिन उन्होंने चेतावनी क्यों दी? दूसरी बात जो भाऊ ने कहा है कि साहब राज ठाकरे को आगे किया गया, देवेंद्र फडणवीस इसमें पीछे से थे,
तो राज ठाकरे के लोगों ने तो हिंदी भाषियों को पीटा है, रेहड़ी वालों को पीटा है, एक स्वीट कॉर्नर वाले को पीटा है जो जोधपुर के रहने वाले हैं, वहां दुकान कर रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये माने कि देवेंद्र फडणवीस ने राज ठाकरे को आगे करके वहां हिंदी भाषियों को पिटवाया है? नहीं, पिटवाया ऐसा नहीं है। देखो देखो, कम से कम मेरा अंदाजा ये है कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन का आप देखेंगे तो 40 लाख से ज्यादा हिंदी भाषी है। सिर्फ हिंदी भाषी बोल रहा हूं, मराठी नहीं। इनमें से कितने लोगों को पीटा है? तो मतलब ये, अभी देखो, मैं अगर तमिलनाडु जाता हूँ, कोलकाता जाता हूँ, और मैं क्यों बंगाली बोलूं? नहीं बोलूंगा, मुझे नहीं बंगाली चाहिए, तो मुझे पीटा जाएगा, ये तो सच बात है। तो ऐसा उल्टा बोलने वाले जो है, जो सामने वाले को गुस्सा देते हैं, वो इनवाइट करते कि मुझे पीटो। ये बात हमें समझना जरूरी है। हर एक कोई दिखाई दिया उसको पीटा, ऐसा नहीं होता है। जब ये सिचुएशन बन जाती है, जिसको अब उसके वीडियो भी अवेलेबल है, जो सामने वाला है वो बोलता है, अभी केडिया नाम का इंसान जो है वो 30 साल मुंबई में रह रहा है और बड़े अभिमान से बोल रहा है नहीं सीखूंगा मराठी। तो ये बात गलत है, ये मानना पड़ेगा। क्योंकि एक मराठी भाषियों का आंदोलन करके एक महाराष्ट्र राज्य बना है, तो मैं यहां रहूंगा, यहां कमाऊंगा, लेकिन मैं मराठी या यहाँ का कल्चर नहीं स्वीकारना चाहता। ये मतलब उकसाना होता है। तो पीटा ऐसे लोगों को गया। ये भी हमें क्या होता है, आपके पास जो मीडिया से खबरें आती है वो तो आग में घी डालने के लिए होती है, तो ये नहीं बताया जाता। और ये आज की बात नहीं है, मैं कम से कम 50-60 साल से देख रहा हूं कि इसी ढंग से किया गया है, इसी ढंग से किया गया। हाँ, अब इसमें जो आपने पूछा कि क्या देवेंद्र ये पीछे रहकर कर रहे, बिल्कुल नहीं। देवेंद्र ने एक पॉलिटिकल गेम खेला है। राज ठाकरे और दोनों भाइयों को साथ लाने के बाद महाराष्ट्र में बड़ा चमत्कार हो सकता है, ये जो एक नैरेटिव फैलाया गया था, तो उसमें उद्धव को ट्रैप में पकड़ने के लिए किया गया। उसमें जो ये हिंदी का मामला आ गया, तो उसमें ये जो केडिया वगैरह है, ये कोई भाषा शास्त्रज्ञ है, इनको बोलने की क्या जरूरत थी? अगर बॉम्बे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो अगर हिंदी मीडियम के भी स्कूल चलाता है, तो कहां प्रॉब्लम था? भाऊ, तो इसके ये बहुत अगर गलत मैसेज, इसके बहुत गलत मैसेज बाहर गए हैं। देवेंद्र फडणवीस की बहुत आलोचना हो रही है, उनको एक कमजोर मुख्यमंत्री कहा जा रहा है। यहां तक कहा जा रहा है कि इस तरह की हरकत उत्तर प्रदेश में हुई होती तो योगी आदित्यनाथ टांगे तुड़वा चुके होते हैं उनके। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो बेबस हैं, बेसहारा है, जिनकी पहुंच नहीं है, उनको तो आप कनपटी के नीचे मार रहे हैं हिंदी के नाम पे, मराठी के नाम पर। अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान सब हिंदी फिल्में बनाते हैं और इनमें से ज्यादातर मराठी नहीं जानते हैं। जरा उनकी कनपटी के नीचे भी मार के दिखाएं ये। नहीं, हाँ, ये देखो, ये तो यही तो आर्ग्यूमेंट होता है जो मीडिया आपके सामने पेश करता है। आप आपकी जानकारी के लिए कहता हूं, आपको मालूम नहीं होगा, अक्षय कुमार राज ठाकरे से भी अच्छी मराठी बोलता है। कितने लोगों को मालूम है? ये तो मीडिया आपको नहीं बताएगा। और आपके सामने क्या, अक्षय को क्यों नहीं मारा? अरे क्यों मारे? कपिल शर्मा के शो में आपको 2 या 3 बार दिखाई देगा कि वो खुद सामने बैठे अपने मराठी दोस्त को अस्सल मराठी में बोलता है, ये ना तू तू वर ये ना, माझ्यासाठी खिचडी आणली का, इतना मराठी बोलता है। तो सवाल वो नहीं है, ये जानबूझकर आग में घी डाला जा रहा है। और इसमें क्या होता है, देखो एक बात होती है, कोलेटरल डैमेज। आप रेलवे की गाड़ी जा रही है, उसमें आप लटक रहे हो, किसी खंबे से अटक जाते हो और मर जाते हो, तो वो ट्रेन का डायरेक्ट ड्राइवर है, उसने नहीं किया है, आप लटक रहे थे बाहर। तो ऐसे सिचुएशन में जो गड़बड़ करते हैं उनको तो अब उसमें थोड़ा कोलेटरल डैमेज हो जाता है, लेकिन इससे
देवेंद्र फडणवीस तो बिल्कुल कमजोर है, ये भी एक नैरेटिव है, ये नैरेटिव फैलाया जाएगा और नैरेटिव के लिए ही जब अगर मीडिया चलेगा। अब देखो 2 दिन से इनकी इतनी बुरी हालत हो गई है कि अरे इतना हो गया था और अब राज ठाकरे उल्टा बोलने लगा है। अरे राज ठाकरे ने कब बोला कि 2 भाई साथ चुनाव लड़ेंगे? तो ये सब जो तरीका है वो मीडिया अपना नैरेटिव पुश कर रहा है। तो अब ऐसे में जो हिंदी भाषी है, आप मुझे बोलिए कि कृपाशंकर सिंह है, एक चार शब्द क्यों नहीं बोल रहा है? वो मुंबई का हिंदी वालों का नेता है और कृपाशंकर भी अच्छी हिंदी बोल लेता है, वो क्यों नहीं बोल रहा है? संजय निरुपम है, कितना बोला है, क्यों नहीं बोला है? संजय निरुपम तो बोला है, क्योंकि उसको हाँ संजय नहीं वो निरुपम तो बोला है। छुटपुट बोला है, बड़ी बात पॉलिसी लेवल पर नहीं बोला है। तो उसको मालूम है ये उकसाने की कोशिश की जा रही है। भाऊ बात वही है कि जल में रह करके मगरमच्छ से कौन बैर करे, वहां जिस तरह के ये हालात पैदा करते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए ना, मारपीट क्यों करते हैं आप? मारपीट का आपको लाइसेंस मिला हुआ है क्या? ठोकशाही, आप ठोकशाही मतलब कहते हैं ये ना, क्यों करते ठोकशाही हैं? वाले लोग हैं। हाँ वो तो देखो, शिवसेना अगर आप समझ लो 60 साल से मारपीट पर ही चली है। आज आज मारपीट उद्धव ठाकरे ने वो छोड़ दिया है, लेकिन राज ठाकरे के पास तो मारपीट वाले है ना। उसने उस दिन भाषण में भी बोल दिया कि आपकी सत्ता और आपका बहुमत विधानसभा में है, रास्ते पर नहीं है। तो एक तरीके से जो बात कोलकाता में है, जो बात तमिलनाडु में है, वो मुंबई में भी है। और ऐसे लोगों को इकट्ठा करके ही एक संगठन बनाया जाता है, उसी ढंग से का वो संगठन है। अब हर कोई देखो, एक समय जब शिवसेना आरंभ में 66 67 में थी तो वही था, कम्युनिस्टों को पीटने का काम तो कांग्रेस शिवसेना से ही कर लेती थी। तो बात ये होती है ना कि अगर आप मुंबई में रहोगे, उस वक्त तो तमिलनाडु तमिल लोगों के खिलाफ ज्यादा था, लुंगी वालों के खिलाफ, उसको लुंगी बोलते थे, बजाओ पुंगी हटाओ लुंगी वगैरह वगैरह। आज आज वो नहीं है, क्योंकि वो उकसाने वाले जो होते हैं वो पिटे जाते हैं। आज भी मुंबई में बहुत सारे साउथ इंडियन है, हर एक को नहीं पीटा है, हर एक को नहीं पीटा है। भाऊ मेरा मानना ये है कि भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, ये भी तो एक तरह का बंटवारा ही हो रहा है। ये दादाशाही चल रही है ना। ये आप सबको एक भारतीय के रूप में क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं? ये जो नहीं देखो, विविधता है, ये जो विविधता है, यही तो खूबसूरती है भारत की। आप बोल रहे हैं ना, वो बिल्कुल आइडियल है, बिल्कुल आइडियल है। लेकिन आप दुकान में जाकर एक फुटपट्टी ले लो और वो लैब में जाके चेक करो तो वो 30 क्या बोलते हैं 12 इंच की नहीं होती, उसमें थोड़ा कम या थोड़ा ज्यादा होता है। तो आइडियल और व्यवहार इसमें बहुत फर्क होता है। नहीं होना चाहिए ये हर कोई बोल रहा है, मराठी के बहुत सारे लोग बोल रहे हैं ये गलत है। खुद उद्धव ठाकरे या संजय राउत ने भी बोल दिया ना, हमारा हिंदी को विरोध नहीं है, मारपीट नहीं होनी चाहिए, लेकिन होती है, ये तो फैक्ट है ना। तो आइडियल जो देखा जाता है, आइडियल जो है, अब आपको कल एक मैं ड्रामा में गया था, मुझे बुलाया था, स्वतंत्र वीर सावरकर का एक ड्रामा है उस समय का, अब 80-90 साल पहले लिखा हुआ, जो अहिंसा जो है वो लाइन कैसे गलत है, इस पर संन्यस्त खड़ग उसका नाम था। तो वो मैं देख रहा, मुझे इनवाइट किया था और डायरेक्टर मुझे मानने वाला है करके आप आ जाओ करके मैं गया था। तो वो बुद्ध का जो तत्वज्ञान है, थियरी है, उस पर आधारित है, जो कल्पना बुद्ध की सामने रखी है, लेकिन बेसिकली गांधी को उसमें प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है कि देखो गांधी जी अहिंसा बोल रहे हैं, लेकिन जब हिंसा ही होती है तो हिंसा रोकने के लिए अहिंसा काम की नहीं है।
तो शाक्य साम्राज्य का सेनापति ही भिक्षु बन गया है, तो वो अपनी तलवार वहां रख देता है, खड़ग वहां रख देता है, बोलता है ठीक है मेरी तलवार संन्यास ले रही है, तो वो सिंबल करके उन्होंने दिखाया था। लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो साम्राज्य खत्म होगा, अगर ये शूरवीर नहीं बचाएगा तो वो भिक्षु के रूप में तलवार उठाता है। तो ये सन्यासी खड़ग जो है उसको भी तलवार उठानी पड़ती है, क्योंकि आइडियल्स कम हो जाते। तो छेड़ने वाले बहुत होते। एक बात लिखो कि छेड़ने वाला क्या चाहता है। ये बताया भाऊ कि ये जो केड़िया था, हाँ इसका भी जो बोलना था ये भी एज पर स्क्रिप्ट था क्या? नहीं, ये नहीं, देखो एक बात होती है ना, एक बात आपको समझो, स्क्रिप्ट ने नहीं होती, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसे होते हैं। देखो आउटडोर शूटिंग होती है, तो आउटडोर शूटिंग में हमको 50 लोग दिखते हैं, तो हर एक कोई फिल्म वाले ने बुलाया नहीं होता ना, तो उसमें वो आ जाता है अपने आप, कैमरे के फ्रेम में आ जाता है इसलिए, लेकिन वो एक्टर नहीं है। तो अभी इसको बोलने की जरूरत क्या थी? मेरी समझ में नहीं आया कि ये आज आके मुझे हटा नहीं के तो दिखाओ, मुझे वो वही तो करके कहना दिखाओ। चाहता हूँ कि वो वो भी एक षड्यंत्र का हिस्सा था क्या? नहीं नहीं, वो षड्यंत्र का हिस्सा नहीं था, लेकिन ऐसे गधे खिड़की से बाहर मुंह झाकेंगे और मार खाएंगे, ये तो गृहित होता है ना। अब निरहुआ बोलता है तो बात अलग होती है, क्योंकि निरहुआ को हाथ लगाना मुश्किल बात होती है, अमिताभ को हाथ लगाना मुश्किल बात होती है, तो पीटा तो नीचे वाला ही जाएगा ना। देखो आज जाके मोदी को बोलना, वो क्या बोला था पहलगाम वाला, कि जा मोदी को जाके बोल, तो यही तो गुंडागर्दी ऐसी होती है। अब आप जो ओमकार जी जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब मैं ऐसे देता हूं कि आप बोल रहे हैं कि अगर अमित शाह क्या बोलते हैं, अगर देवेंद्र फेल्यूर है तो अमित शाह भी फेल्यूर है, पहलगाम क्यों हो गया? इसका जवाब है हमारे पास, आइडियली हम सब सिक्योर्ड है, लेकिन पहलगाम सिक्योर्ड नहीं था, क्योंकि ये तो बीच में निकल आता है, और नहीं नहीं ऐसे भाऊ, एलिमेंट्स होते भाऊ हैं भाऊ हर समाज में होते हैं, ये हमको स्वीकारना पड़ेगा। भाऊ मैं फेलियर इस बात का कह रहा हूं कि गृह मंत्री भी वही हैं और मुख्यमंत्री भी वही हैं। एक घटना हो गई, दो घटना हो गई, तीन घटना हो गई, एक पत्थरबाजी की हो गई, दो मारपीट की हो गई, आपने तुरंत एक्शन क्यों नहीं किया? आप चुप क्यों रहे? आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? और जो हिंदी भाषी या गैर हिंदी भाषी, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, पंजाबी है, कहीं के भी हैं, वो अगर महाराष्ट्र में रह रहे हैं या महाराष्ट्रियन हिंदुस्तान के दूसरे हिस्सों में रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा का दायित्व क्या उन प्रदेशों की सरकार या मुख्यमंत्री का नहीं है? नहीं आखिर नहीं, बिल्कुल मैं, वो देखो भी उस ओमकार जी, योगदान दे आप रहे हैं। समझने की कोशिश करो। आप एक आइडियल सिचुएशन बोल रहे हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन में काम किए हुए संजय दीक्षित है, वो बता सकते हैं सिचुएशन इमीडिएटली कैसे बिगड़ते जाती है, और उस वक्त क्या था। आपको याद है वो बीड डिस्ट्रिक्ट में जो क्या बोलते हैं उनका नाम, जरांगे पाटिल का मामला हो गया था, तो उनको उठा के अस्पताल में लेके जाने वाले थे, उसी वक्त गांव वालों ने पत्थरबाजी की, पुलिस ने लाठी चलाई, उसका मामला कितना फैल गया। उस वक्त भी देवेंद्र फडणवीस ही था ना। तो आरोप क्या क्या हुए, अरे मंत्रालय से निकली थी उनको लाठी मार करने की ऑर्डर, ये कौन बोल रहा है? पुराना होम मिनिस्टर अनिल देशमुख बोल रहा था। तो ये लोग, कुछ तो लोग कहेंगे, तो उसमें से रास्ता निकालना। देखो राफेल कितने गिर गए, सरकार चुप क्यों रही? ये हम राहुल गांधी को क्यों गलत बोलते हैं? राहुल गांधी तो बिल्कुल सही है। अगर मैं आपकी बात मान लूं तो मुझे राहुल गांधी को भी सही बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो मामले हैं आहिस्ते आहिस्ते उसके डिटेल्स बाहर आते हैं। लेकिन आजकल ये हो गया, मैंने बीच में कहीं बोला था कि चाइना इतना डेवलपमेंट कर गया
इसका कारण वहां राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं है। अब मुझे बोलिए कि इतने छोटे देश में मुंबई महाराष्ट्र में या मुंबई रेलवे 3,000 से लोग ज्यादा मरते एक साल में रेलवे लोकल से गिरकर, तो क्या करे, रेलवे बंद कर दो, एक भी एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। अभी कल की वो ड्रामा की बात कर रहा हूँ, सावरकर जी के पोते हैं रणजीत सावरकर, उन्होंने बातें बाद में हमें ड्रामा के बात कर रहे, बोले ये कभी रुकेगा कि नहीं। मैंने बोला देखिए ये बाल है सर पर, ये उखाड़ तो नहीं सकते, तो काट करके उसको सुसह्य बना सकते। हाथ में पैर में नाखून है, वो क्या उखाड़ फेंकेंगे? नहीं, वो ज्यादा बड़े ना उसकी तकलीफ हो इसकी कोशिश करेंगे, लेकिन नाखून ही है क्यों, ये भी सवाल पूछा जाता है। और वो ड्रामा मुझे इसलिए पसंद आया कि मैं देखता रहा और बाद में जब सब लोग मिले वहां जो इम्पोर्टेंट थे, मैंने बोला ये ड्रामा क्या है। इसमें लास्ट 15 मिनट जो सिचुएशन दिखाई है वो सिचुएशन आज यूरोप में है। तो जब हम आइडियल चीज जो है वो लंबी खींचते जाते हैं ना, वहां से वो बिगड़नी शुरू हो जाती, वहां से वो बिगड़नी। देखो हमारे पास सब व्यवस्था है, क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर सिचुएशन, लेकिन अगर हर चीज में गलती ही ना हो, जीरो गलती कैसी हो सकती है? फिर तो अमेरिका को नासा बंद कर देना चाहिए। क्यों कल्पना चावला मरी? तो नासा भी फेल्योर है ना। तो एकाध दूसरी घटना होती रहती है, हमें ये देखना चाहिए कि भाई 10 लाख में एकाध घटना होती है और 100 में एक घटना होती है, उसमें फर्क होता है। और वो फर्क हमको अगर करने नहीं आता तो फिर हम उसको लंबा खींच रहे हैं। जैसे लिबरलिज्म इतना लंबा खींचा गया है कि अब एक तो कोई अरब, वो यूए का 8 साल पहले उसका एक वीडियो है, वो बोला बहुत जल्दी यूरोप से जिहादी निकलेंगे, क्योंकि लिबरलिज्म इतना लंबा खींचा गया है कि वो आइए उसी थोड़ा का सा ही आधार लेकर। थोड़ा विषयांतर करें। हाँ एक हाँ करे। संजय जी, नहीं नहीं, एक कहने का मतलब आप समझो एक कि टिप्पणी मैं और करना चाहूंगा। गलती होती है, लेकिन आइडियल 100% नहीं होता, ये भी हमें समझना नहीं तो थोड़ा संजय जी, विषयांतर करें, इस पे चर्चा लंबी हो गई और कुछ और भी विषय लेने हैं, तो मुझे अनुमति दें ओंकार जी। और मैं थोड़ा बिहार की ओर जाना चाहता हूँ, क्योंकि बिहार में एक घटना हुई है जिसके बारे में चर्चा करनी आवश्यक। और बिहार में वो घटना आज हुई है, वो राहुल गांधी के बिहार बंद से संबंधित आंदोलन से संबंधित है। और घटना ये है कि बिहार बंद था, उसमें तेजस्वी और बिहार बंद में ये लोग इलेक्शन कमीशन के विरुद्ध भी आंदोलन कर रहे थे। और ये बिहार बंद का सारा जो पटकथा जो थी वो लिखी थी पप्पू यादव ने। और वैसे भी कांग्रेस के अध्यक्ष तो इस समय कन्हैया कुमार ही है, डी फैक्टो, नाम में भले ना हो। तो जो मंच बना जिस पर से भाषण हो रहे थे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पे, तो कन्हैया कुमार उस पर चढ़ गए थे और पप्पू यादव चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। तो कन्हैया कुमार को तेजस्वी ने देख लिया और इशारा करके उनको मंच से नीचे उतरवा दिया, चढ़े हुए को मंच से नीचे उतरवाया गया और पप्पू यादव को चढ़ने ही नहीं दिया गया। खूब धक्का मुक्की की गई और धौल धप्पे भी हुए। ओंकार जी से प्रश्न पूछ रहा हूँ मैं कि साहब ये जो घटनाक्रम है इससे आप क्या देखते हैं? मेरे तो कलेजे को ठंडक पड़ी है और बहुत सारे दर्शकों के कलेजे को भी ठंडक पड़ी होगी। उनका स्थान तो वही है जो धकेल करके जहां उनको भेजा गया है नीचे, वो उस लायक तो बिल्कुल नहीं है। और जो ये बदली हुई कांग्रेस है ना, इसको मैं राहुल मार्का कांग्रेस बोलूंगा। ये ना तो अब सोनिया गांधी वाली कांग्रेस रह गई है। मुझे लगता है कई बार कि सोनिया गांधी की भी अब राहुल गांधी सुनते नहीं हैं और अपनी बहन की भी नहीं सुनते आजकल। वो भी अब सीन से गायब हैं लगभग, क्योंकि उन्होंने भी ये मान लिया है कि ये नहीं सुधरेगा। तो ये अब पूरी तरीके से इनकी गिरफ्त में है, राहुल गांधी की गिरफ्त में है। और जो उनकी चापलूसी करते हैं, जो उनकी परिक्रमा करते हैं, जो उनका जयकारा लगाते हैं,
ये अब वो कांग्रेस बच गई है। बाकी तो धीरे धीरे थोड़ा बहुत जिनका सम्मान था या जो कभी सोनिया गांधी की कोटरी के एक सदस्य हुआ करते थे, वो सब या तो किनारे कर दिए गए या बाहर कर दिए गए या वो कांग्रेस छोड़ करके चले गए। एक समय कुंवर नटवर सिंह से लेकर के तमाम नाम मैं गिना सकता हूं, चर्चा लंबी हो जाएगी। लेकिन जो घटना ये पटना में हुई है, ये बताती है कि कन्हैया कुमार को राहुल गांधी की वजह से जो कांग्रेस के बाकी के नेता हैं वो इस तरीके से निगल रहे हैं जैसे कभी कभी मक्खी को निगलना पड़ता है। वरना कोई कन्हैया कुमार को ना सीरियसली लेगा, ना उनकी लैंग्वेज वैसी है, मर्यादित नहीं है, गरिमापूर्ण नहीं है, शब्दों का बड़ा भारी टोटा है उनके पास, समझ का भी टोटा है। जो संघी शब्द को गाली की तरह यूज करता हो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भी अनाप शनाप बकता हो, ऐसा तो करने वाले और भी हैं कांग्रेस में। लेकिन शब्दों की एक मर्यादा होती है और जो सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं उनके बारे में कुछ मर्यादित आचरण आपको करना होता है। आप हार्ड से हार्ड शब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज से बच सकते हैं। वहां जो लालू का परिवार है वो शुरू से डे वन से कन्हैया कुमार से खार खाए बैठा है। और जब से कन्हैया कुमार को ताकत देकर के राहुल गांधी ने भेजा था और उनको कहा था कि आप जाइए वहां नाच गाना करिए, जितना आप कूद फांद कर सकते हैं वो सब करिए, उन्होंने किया। लेकिन जो घटना आज घटी है इससे एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई है कि इनके तथाकथित महागठबंधन में बिल्कुल भी एक दूसरे को बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं है। वो सब लिहाज वगैरह सब खत्म हो चुके हैं। और जिस तरह की बयानबाजी राहुल गांधी ने भी की है, आज तेजस्वी ने भी की है। मैंने तो अभी आपके प्रोग्राम में जुड़ने से पहले एक लाइव किया है और मैंने कहा है कि चुनाव से पहले ही इन्होंने सरेंडर कर दिया है। इन्होंने मान लिया है कि हम बिहार भी लूज करने जा रहे हैं। आप लगातार 3 लोकसभा चुनाव हारे हैं और जो अभी लास्ट वाला लोकसभा चुनाव था 2024 का, इसके बाद 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं दिल्ली तक। 5 राज्यों में से किसी एक राज्य में क्या कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री बना है या किसी भी राज्य में सम्मानजनक सीटें आई हैं? बस हरियाणा को छोड़ करके बाकी जगह सब जगह जो है इनका भूसा भर दिया है लोगों ने। हरियाणा में 37 सीटें जरूर आई हैं 90 के सदन में, लेकिन तीसरी बार भी हरियाणा अगर कांग्रेस को रिजेक्ट कर रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में आप बेहतर कर गए, 13 सीटें आपकी आ गई, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या हाल हुआ? जम्मू कश्मीर में केवल 6 एमएलए चुन करके आए हैं और वो भी सब मुस्लिम, एक भी हिंदू नहीं है। और झारखंड में भी 16-18 सीटें लेकर के, जैसे आप तमिलनाडु में सरकार में शामिल हैं ऐसे ही आप झारखंड में भी घुसे हुए हैं। तो राहुल गांधी ये जो संविधान की कॉपी लेकर के घूमते हैं, चुनाव आयोग को ब्लेम करते हैं, नेक्सस की बात करते हैं, मैच फिक्सिंग की बात करते हैं और चुनाव चुराने का, नतीजा चुराने का एक मिलीभगत का आरोप लगाते हैं। ये एक्चुअल में इस बड़े भारी भ्रम में है कि यहां बांग्लादेश जैसी अराजकता पैदा कर सकते हैं। जैसे वहां शेख हसीना पर यह ब्लेम गेम किया गया कि साहब वो तो एक तरफा उन्होंने बेईमानी करके जनादेश ले लिया, वहां तो बीएनपी चुनाव मैदान में ही नहीं थी, वो तो फेयर इलेक्शन ही नहीं था। इसी तरह का वातावरण ये देश में बनाना चाहते हैं और वो यहां बनेगा नहीं। भारत भारत है, बांग्लादेश नहीं है। जी जी भाऊ, आप क्या कहते हैं? नहीं, मुझे अजीब लगा
कि ओंकार जी अभी भी कांग्रेस है ऐसी बात कर रहे, कांग्रेस है कहाँ? ये राहुल गांधी का गली में जो क्रिकेट या कुछ कबड्डी होता है, उसकी टीम होती है, उसका एक जमावड़ा होता है, उसके आगे पार्टी कहाँ है? जगन्नाथ मिश्रा और एल.एन. मिश्रा, उनके बाद बिहार में मुझे जिसका नाम ले सकते हैं ऐसा कोई कांग्रेस का नेता दिखाओ ना आप, और बाद में बिहार के कांग्रेस पार्टी के बारे में बात कर सकते हैं। इन्होंने लालू ने जो भागलपुर ना समस्तीपुर में रथ यात्रा रोकी थी, उसके बाद जो लालू को बचाने के लिए बीजेपी ने सपोर्ट वापस लिया और लालू ने कांग्रेस ने सपोर्ट देकर लालू को जिंदा रखा। उसके बाद कांग्रेस लालू ही चला रहे, कांग्रेस है कहाँ? अब ये उधारी का किसी पप्पू को लेकर आएंगे या क्या बोलते हैं उसको, कन्हैया कुमार को लेकर आएंगे, उससे कैसे कांग्रेस बनेगी? उससे कांग्रेस नहीं बनती। पार्टी चाहिए ना। बीच में मुझे याद आता है वो उसको सेक्रेटरी बनाया गया प्रियंका वाड्रा को, तो उसने मैसेज भेजा लखनऊ में, मैं आ रही हो मीटिंग, और वो मीटिंग लेने गई, वहां आया ही नहीं कौन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। अच्छा, जो भी आएंगे इसको बोलेंगे तो लंगड़ा घोड़ा है, ये तो बारात का घोड़ा है, और सामने तो सब गधे बैठे। अब गधे बोलेंगे ये हमको घोड़ा बोल रहा है, तो क्या हम घोड़े हैं? और मान ले तो दौड़ने को बोलेगा, हम तो गधे हैं, हम दौड़ नहीं पाएंगे, तो वो तालियां बजा। तो इसको पार्टी नहीं बोलते। पार्टी का मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, छोटा हो बड़ा हो, कितनी भी छोटी हो। वो अनुप्रिया पटेल है, उसकी एक छोटी पार्टी है, हमारे यहाँ कोई ना कोई छोटी मोटी पार्टी होगी, लेकिन उनका कुछ ऑर्गेनाइजेशन होता है। यहाँ कौन ये बोलता है कि हम डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को ताकत देंगे, तो आप जिसको ताकत देने वाले हैं, इसके लिए उनको पहले लूले लंगड़े ढूंढने पड़ते हैं, क्योंकि जो ताकतवर है उसको तो ताकत देनी नहीं है, तो ताकत किसको देंगे, पावर किसको देंगे? लूले लंगड़े को देंगे। इसलिए ढूंढ ढूंढ कर लूले लंगड़े लेके आओ, जिनको पब्लिक में कोई स्थान नहीं है। कौन है कन्हैया कुमार? बिहार में उसको कौन पूछता है, कौन पहचानता है? तो ऐसे पार्टी नहीं बनती ना। वो मीटिंग में आ जाए, उसको धक्के मारकर निकालो, उससे कोई नहीं होने वाला। अगर लालू, इसके लिए लालू निश्चिंत थे, कन्हैया कुमार आए, पप्पू आए, उससे लालू बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं थे। उनको मालूम है जो पार्टी में चलाता हूं। अब आपको एक बात बोल दूं, 2015 के चुनाव में शायद, मुझे याद है कि इनके विधानसभा में शायद उस वक्त 4 या 6 एमएलए थे, 2005 का चुनाव, 2015 के चुनाव में। अब जब नीतीश और लालू इकट्ठा हो गए, कांग्रेस को भी साथ लिया, तो कांग्रेस को 40 सीटें दी, उसमें से 24 चुनकर आए, लेकिन उसमें से कम 16 लोग, मेरी जो जानकारी थी उसको कैंडिडेट ही नीतीश ने दिए थे कांग्रेस को। तो ऐसे अगर आपके 28 एमएलए है तो एमएलए नहीं होते ना। वैसे तो आज भी महाराष्ट्र में देखो तो शिंदे के पास जो 57 है, उसमें से कुछ 9 लोग तो बीजेपी के हैं, अजित दादा के चुनकर है, उसमें से 8 या 7 बीजेपी के हैं। तो वो बात नहीं है ना। तो बीजेपी आज कांग्रेस नहीं है, कांग्रेस थोड़ी बहुत महाराष्ट्र में है, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर, मध्य प्रदेश में है, गुजरात में है, लंगड़ी होगी गुजरात में है, छत्तीसगढ़ में है, कर्नाटका में है, लेकिन बाकी आप जो जो यूपी या बिहार वगैरह की बात कर रहे हो, बंगाल वगैरह की, वह कांग्रेस है ही नहीं। क्योंकि पार्टी का मतलब चुनकर आए लोग नहीं होते, ऑर्गेनाइजेशन होती है। और ऑर्गेनाइजेशन, मैं यहाँ बैठकर 10 लोगों को अपॉइंट करूंगा, ये 10 डिस्ट्रिक्ट लीडर है, इससे वो लीडर नहीं बनते। लीडर लोगों में से आने चाहिए। तो इसलिए जो चिल्लाए, जो प्रशांत किशोर बोला सही है,
जितनी भीख लालू देंगे उस पर कांग्रेस को खुश रहना पड़ेगा। ये शब्द मेरे नहीं, पीके के हैं, प्रशांत किशोर के, और मुझे बिल्कुल सही लगते। पार्टी है ही नहीं ना, है ही नहीं। तो इसलिए पप्पू ने शो किया या क्या किया, उससे मुझे मतलब नहीं लगता। ये ठीक है, बिहार के लोगों को उसकी आदत हो गई है। हम दूर बैठ कर अगर देखते तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, अरे इसको धक्का मारकर निकाला, तो उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये जो ओंकार जी, ये जो इलेक्टोरल रोल के ऊपर जो बनाया जा रहा है एक नैरेटिव, अब ईवीएम छोड़ दिया, अब इलेक्टोरल रोल्स पे आ गया। नहीं, महाराष्ट्र में मतदाता सूची पे भी था वो। हाँ वही, अच्छा, मतलब वो बाद में हाँ, आया, पहले नहीं हाँ, था। वो तो देवेंद्र फडणवीस ने आपके प्रोग्राम में ही पुणे में स्पष्ट किया था हम्म। कि ये कोई इस बार नहीं बने हैं इतने मतदाता, यानी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में। मैं ये कह रहा था कि मतदाता सूची वाला जो पॉइंट थे जो था, वो ये हारने के बाद लाए थे। हाँ, हाँ, ईवीएम तो उसके पहले से ही चला दिया था। जी हाँ, जी हाँ। नहीं, नहीं, ये तो हर चुनाव देखिए, जब उनको पता है, एक चीज निश्चित है ना, कांग्रेस की हार निश्चित है, ये तो उनको पता है। इसके बारे में तो पूरी तरह आश्वस्त हैं वो। इसलिए वो पहले से ही जो पेशबंदी होती है ना, वो कर रहे हैं, और वो कुछ भी करेंगे, कितना भी रायता फैलाएंगे। और लुटियन मीडिया है, मीडिया का एक पार्ट क्या, अभी भी मैं मानता हूं कि 70% मीडिया जो है वो कांग्रेस और राहुल गांधी के साथ ही रहता है। वो जो भी कहते उनको हैं उनको उसको मोदी से हाईलाइट कर। नफरत है ना, हाँ, तो मोदी को गाली देने वाले की वो सराहना करेंगे। हाँ, तो वो हाईलाइट करेंगे, उसको ब्रेकिंग बनाएंगे। राहुल गांधी कुछ भी बोलेंगे, ब्रेकिंग बना करके। और फिर 4-5 बजे से जो वो रेहड़ी लगा करके जो तरह तरह की पकौड़ी तलते हैं, बेचते हैं, बैठाते हैं अपने ग्राहकों को, वहां पर उसकी चर्चा शुरू करेंगे, रात को प्राइम टाइम तक करेंगे। तो राहुल गांधी को हर चुनाव में अपनी नाक और अपना सिर बचाने के लिए कुछ ना कुछ कहना है, कुछ ना कुछ बहाना बनाना है, ठीकरा किसी के सिर पर फोड़ना है। अगर नहीं फोड़ेंगे तो कार्यकर्ता ये कहेंगे कि भाई आप कैसे नेता हैं, आप चुनाव दर चुनाव कांग्रेस को हरवाए जा रहे हो। वो कितने चुनाव हरवा 90 से ज्यादा विधानसभा चुनाव हार चुके, 3 लोकसभा चुनाव हार चुके, लेकिन उनको कोई हिलाने वाला नहीं है पार्टी से, क्योंकि वो ऐसे खानदान से हैं कि वहां से उनको तो कोई हिलाएगा नहीं। तो अपनी पोजीशन बचाए रखने के लिए उनको कोई ना कोई बहाना तो ढूंढना है ना। वो भी जानते हैं कि जो कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। वैसे भी आजकल सैनिटरी पैड वैड बंटवा रहे हैं, तो और भी उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। जी भाऊ। मैच्योरिटी आ गई, बोलना चाहिए। मैच्योरिटी आ गई। अब इस पर फिल्म तक बनी है, पैडमैन, वो को अक्षय कुमार। ये कैंपेन पुरानी हो गई है ना, पुरानी हो गई है। हम्म। और वो सुधा मूर्ति वगैरह बहुत सारे महिला फाउंडेशन है बड़े लोगों के, उन्होंने ये कैंपेन चलाया है। अब ये देखो क्या होता है मालूम है, कोई भी आता है आपको मालूम नहीं तो अरे ये तो बड़ी चीज है, ये अच्छी चीज है, लो आप तो इम्प्रेस हो जाते हो, क्योंकि आपको मालूम नहीं ये चीज बहुत पुरानी है, तो ये इम्प्रेस हो जाता है और ले लेता है। तो इसलिए राहुल गांधी की मानसिकता आपको समझनी चाहिए। वो एक अरुण जेटली ने बहुत बड़ी कहानी, बढ़िया कहानी सुनाई थी एक बार। वो बोले कि एक बच्चा था, वो स्कूल में हर बच्चे से, दूसरे से, टीचर से, सबसे झगड़ा था, सबसे झगड़ा था। तो बीच में ये होता है, तो माँ बोलती है अरे यार, सब बच्चे मतलब सबसे झगड़ा करना अच्छा नहीं है,
क्या होगा तेरा? तो बोला ऐसा, तो बोला एक दिन बोलता है कि क्या परीक्षा थी, मैं गया और सब बच्चों ने 2 और 2 4 लिखा था, मैं 5 लिख कर आ गया, मुझे नापास कर दिया, फेल कर दिया। तो बोले तो तू तो फेल हो गया ना, वो कैसे फेल हो गया? वो माँ से झगड़ा करने लगा। माँ से झगड़ा करते हुए उस बच्चे ने पूछा कि क्या तू भी मेरे खिलाफ हो गई है? तू उस टीचर का रिजल्ट क्यों मानती है? तू भी बेची गई है, ऐसे माँ को बोला उसने। तो जो आज आज हम सुनते हैं ना, चुनाव आयोग या और किसी के सुप्रीम कोर्ट के बारे में बोले, कल यही राहुल गांधी आरोप सोनिया गांधी पर भी करेंगे, प्रियंका वड्राकर भी करेंगे, तुम सब बीजेपी को बेचे गए हो। तब जाके उनकी आंख खुलेगी। क्योंकि बात यह है, राहुल गांधी का दिमाग आप सोचो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि मोदी किस ढंग से सोचते हैं, ये सोचो तब आप मोदी जी किस लाइन पर जा रहे हैं उसका आपको पता चलेगा। उसी ढंग से राहुल गांधी का लॉजिक समझने की कोशिश करो। राहुल गांधी का जो कहना है वो बिल्कुल साफ है, हार या जीत असलियत में नहीं होती, वो मानने की चीज होती है, मानने की चीज होती है। वो मानते ही नहीं मैं हारा हूं। जब तक मैं मान ना लूं तो मैं नापास कैसे हो गया, मैं फेल कैसे हो गया, तो मैं हार कैसे हो गया? सिस्टम गलत है। अब ये तो हम बचपन से सुनते आए, उस वक्त जब बैलेट पेपर होता था तो बैलेट पेपर चुनाव चिन्ह लगाए हुए बॉक्स होते उसमें डाला जाता था। तो बीच में गड़बड़ शुरू हो गई तो ठीक है, फिर सिक्का आ गया, वो सिंबल आ गया, बैलेट पेपर पर सिंबल आ गया। लेकिन आज भी वही तकरार चालू है, हारने वाला तो तकरार करता रहता है। अब इनके दिमाग में पक्का बैठा है कि मैं नेहरू का परपोता हूं या इंदिरा गांधी का पोता हूं, तो मैं हारूंगा कैसे, ये इनके दिमाग में जिसने बिठाया है। तो ये जितनी मूर्खता है वो करते रहेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे। तो इसलिए जो कुछ बिहार में होगा उसके बाद बोलेंगे हाँ ये चुनाव था, और बैलेट पर लोगे तो बोलेंगे बैलेट पेपर गड़बड़ था, फिर बोलेंगे जो ठप्पा मारा उसकी स्याही गलत थी। तो तकरार तो होती रहेगी, क्योंकि आपको तकरार करनी है। फिर कहेंगे आपको, इलेक्शन करना ही गलत है। हाँ मैं तो बिल्कुल। मुझे तो बिना इलेक्शन के मैंने प्रधानमंत्री बनाया जाना देखो, चाहिए। इन्होंने चुनाव आयोग ने इतनी गड़बड़ कर दी कि मोदी को प्रचार तक करने दिया इन्होंने। अब वो प्रधानमंत्री है तो बिहार में प्रचार क्यों करने आते हैं? अब बीजेपी का नेता मोदी को चुनने दिया, ये चुनाव आयोग ने किया हुआ बड़ा बड़ा घोटाला है, फ्रॉड है। जब मैं बोल रहा हूं ना, आप अगर जो सच्चाई जहां खत्म होती है ना, वहां से आर्ग्यूमेंट शुरू होता है। तो आप जब लंबा खींचते जाते हो तो आहिस्ते आहिस्ते किस किसकी बात कर रहे हैं वही भूल जाते हो। राहुल गांधी की वही हालत हो गई है। एक समय था कि वो चाय वाला प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता, ऐसा बोलने वाले मणिशंकर अय्यर को पार्टी से किसने निकाला था? राहुल गांधी ने निकाला था। और वही राहुल गांधी आज नरेंद्र मोदी के बारे में क्या बोल रहे हैं? वो खींचते खींचते यहां तक चले आए कि उनको पता नहीं वो किसके बारे में बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या शब्द बोल रहे हैं। और बाकी का जो जमावड़ा है उसका एक ही काम है कि कोरस देना है। वो बीच में अंतरा क्या गायक ने गाया उससे कोरस देने वाले को मतलब नहीं होता है। उसमें पवन खेरा, श्रीनेत वगैरह मंडली आती है। तो ये इनकी टीम है। तो पार्टी कहाँ है? पार्टी को चुनाव लड़ना होता है, लोगों में जाना होता है, आम जनता में अपना एजेंडा लेकर जाना होता है, नए नए लोग साथ में लाने होते, उसके लिए पार्टी होती है। एक बात में एक बड़े नेता थे, उनसे बात करते हुए मुझे बोला पार्टी कैसी चलानी होती। मैंने बोला कभी दादर की चौपाटी पर गए हो जब भर्ती आती है? बोले हाँ, क्यों, हाई टाइड वगैरह? हाँ। बोले इतनी वो लहर उठती है, 15-15
मीटर तक ऊंची जाती है, और पानी ऊपर रहता तो नहीं, नीचे गिर जाता है। बाद में दूसरी लहर आती है, उठकर ऊपर जाती है। ये दो लहरों की जो ऊंचाई है, उसके बीच में जो गड्ढा होता है ना, उसको पार्टी चलाना बोलते हैं। तो ऊंचाई मत देखो, बीच में जो गड्ढा है वो देखो। वो राहुल गांधी देखने के लिए तैयार नहीं। उनके लिए चलो बिहार चुनाव आ गया, एक लहर आ गई, फिर गड्ढा हो गया। फिर चलो बंगाल का चुनाव आ गया, वो बीच में क्या क्या पता है। राहुल गांधी चुनाव के सिवा आपको दिखते कहां हैं? मीडिया के सामने होते, बाद में कहां होते किसको पता है। तो इसलिए हम राहुल गांधी पर बोलना भी हमारी ऊर्जा खराब करना है। उन्होंने वो कांग्रेस मुक्त भारत का जो अभियान है, वो मोदी ने उनके पास दे दिया है ना, भाई ये तू चला ले, बाकी का मैं आप संभाल। भाऊ कह रहे हैं कि वो चुनाव के अलावा कहाँ रहते हैं, किसको पता है। तो एक एक मुझे वो शेर की लाइन याद आ गई कि बात तुम ऐसी क्यों पूछते हो जो बताने के काबिल नहीं। हाँ बिल्कुल। सही है। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम नहीं देते नहीं, हैं। उसमें एक प्रॉब्लम बड़ा ये होता है कि ये नेहरू खानदान का वारिस है, और कांग्रेस चलाएगा, कांग्रेस की सरकार लाएगा तो नेहरू का वारिस ही लाएगा। इस पर जो कांग्रेस अड़ी हुई है, अभी मैंने परसों एक मेरा भाषण था, पॉडकास्ट था एक दोस्त के साथ, मैंने उसको बोला अरे ब्रांड ब्रांड बोल रहे हो, ब्रांड का मतलब जानते हो? ब्रांड का मतलब क्रेडिबिलिटी होता है। आज जैगुआर जो है या मर्सिडीज है, वो टाटा ने खरीद ली है, तो क्या चुराए है? वो जैगुआर की क्रेडिबिलिटी टाटा आगे लेकर जा रहा है। अगर बाला साहब की क्रेडिबिलिटी एकनाथ शिंदे आगे लेकर जा रहा है, तो वो वारिस होता है, वो वारिस होता है। ब्रांड, उसने ब्रांड कंटिन्यू किया है। तो राहुल गांधी ब्रांड डूबा रहे, ये जिसको पता नहीं, वो समझते हैं कि राहुल गांधी बचाएंगे। अरे राहुल गांधी सॉल्यूशन नहीं है, वही तो प्रॉब्लम है। अब क्या करोगे आप क्या करोगे बोलो? इसीलिए मैंने पिछले साल आपको वो कव्वाली बताई थी ना, जो दवा के नाम के जहर दे, ऐसे चारा घर की तलाश है, वो चल रहा है। आइए चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। भाऊ को, ओंकार जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वंदे मातरम। धन्यवाद।